नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका होस्ट नितेश रावत। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली सबसे बड़ी खबर है जो अयोध्या की सड़कों पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। रामलला के दर्शनों के लिए कतारों में खड़ी नजर आ रहे हैं और हर चेहरे में जो श्रद्धा भरी हुई है और हर आंखों में एक आस्था की चमक देख रही है। शहर का माहौल पूरी तरीके से एक भक्ति माहौल बना हुआ है। मंदिरों को फूलों और लाइटें लगा के अच्छी अच्छी रंग बिरंगी सजाया गया है और राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े बड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मगर इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह पूरी तरीके से कम नहीं हो रहा है। श्रद्धालु और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार की रामनवमी कुछ खास है, क्योंकि भव्य मंदिर में जो हमारा मंदिर है, राम मंदिर, उसमें पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है और हर तरफ देखा जाए तो श्रद्धा ही श्रद्धा वहां पे दिख रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब भगवान श्री राम के दर्शन के लिए घंटों लाइनों में लग रहे हैं और किसी चेहरे पर कोई थकान नहीं, बल्कि एक अलग सी खुशी और एक ऐतिहासिक पल देखा जा रहा है। और सरयू घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर भगवान जो राम है उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। घाटों पर भजन कीर्तन चल रहा है। रामधुन से पूरा वातावरण एकदम मंगलमय हो गया है। प्रशासन की ओर से पूरी कड़ी तैयारियां कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिए हजारों जवान वहां तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो उसे भी अच्छे तरीके से संभाला जा रहा है। किसी को कोई परेशानी ना हो, पूरा पुलिस प्रशासन जोर लगा के काम कर रहा है। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और मर्यादा और पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को याद करने वाला एक दिन है। इस दिन भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाई जाती है और लोग अपने जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। अयोध्या में हर और भजन गूंज रहे हैं। राम आएंगे, राम आएंगे, ऐसे भजन, ऐसे कुछ शब्द वहां पे गूंज रहे हैं। आज तो पूरा मतलब कि माहौल अलग सा बना हुआ है अयोध्या में। जो भीड़ के साथ साथ एक विश्वास दिख रहा है। हजारों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं मंदिर में, राम मंदिर में। रामनवमी का ये पावन अवसर देखा जा रहा है जहां मर्यादा, प्रेम और त्याग, इन तीनों को जीवन से जोड़ के देखा जा रहा है। तीनों को दर्शकों, रुक कर लेते दूसरी बड़ी खबर की ओर। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही थी कि देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि सरकार गुप्त रूप से लॉकडाउन की तैयारियों में लगी हुई है और एक नई बीमारी फैलने वाली है या ये तनाव चल रहा है, इसकी वजह से लॉकडाउन लगने वाला है। इन खबरों ने आम जनता के बीच चिंता का माहौल बना दिया था और जो पहले कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था वो यादें लोगों के मन में आ चुकी थी कि अगर अचानक लॉकडाउन लगा तो पूरा देश एकदम से रुक जाएगा। मगर इन अफवाहों में अब जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने बयान दिया है। उनका बयान आया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। सरकार पूरी तरीके से हर स्थिति पर नजर बना के रख रही है, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फेक न्यूज और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आधिकारिक जब पुष्टि की जाए तभी भरोसा करें। सरकार ने कहा है कि हालात अब पहले जैसे नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत पहले से ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ चुकी है और वैक्सीनेशन का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। और सरकार किसी भी तरह के सख्त कदम लॉकडाउन जैसे कदम उठाने से पहले सरकार खुद बचना चाहती है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मगर देशव्यापी जो लॉकडाउन है उसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी खबरें जो बार बार फैलाई जाती है वो इसलिए फैलाई जाती है सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि की जानकारी और लोगों में डर का माहौल बनाने के लिए और पुरानी वीडियो और खबरों को एक नए संदर्भ में शेयर करने के लिए ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। और हमारा कर्तव्य यही है कि हमें इन अफवाहों से बचना है, अपना एक्टिव रहना और जांच परखें कि किसी खबर को बिना किसी जांच के खबर को आगे ना फैलाया जाए। हर इंसान से मेरी तो यही अपील है। किरण रिजिजू के बयान के बाद लोगों में जो राहत देखने को मिली है, डर कम हुआ लोगों के अंदर, क्योंकि सरकार ने खुद साफ ये कर दिया है कि स्थिति पर उनकी नजर है और लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। मतलब कि बिल्कुल जो लापरवाही है उसे ना बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम सावधानी बरतें, सावधानी बरतें और स्वास्थ्य से जुड़ी गाइडलाइंस का अच्छे तरीके से पालन करें। देश में लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है फिलहाल और अफवाहों से बिल्कुल बचे रहें, किरण रिजिजू ने अपील की है।
दर्शकों रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। ईरान के मुद्दे को लेकर विधानसभा में एक हंगामा हो चुका है। कार्रवाई बाधित भी करनी पड़ी है, कार्रवाई बाधित हो चुकी है। ईरान से जुड़ा एक मुद्दा जैसे ही विधानसभा में उठा, माहौल एकदम से गर्म आ गया। विपक्ष ने सरकार पर बहुत ज्यादा आरोप लगाने शुरू कर दिए। कहा कि विदेश नीति और देश के रुख को लेकर ये स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। कुछ नेताओं ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और देखते देखते बहस काफी ज्यादा तेज हो गई। फिर बहस ने पूरा हंगामे का रूप ले लिया। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि सरकार का ईरान है जो, उस पर क्या स्टैंड है, भारत इंटरनेशनल प्रेशर में क्यों आ रही है। और सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया। कहा कि देश की विदेश नीति जो मजबूत है और स्पष्ट है और अनावश्यक राजनीति यहाँ पे की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो गई और नारेबाजी होने लगी सदन में ही, और कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ गया। इसके चलते ईरान का मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील क्यों रहा? तेल और गैस का बड़ा स्रोत यही है और वैश्विक राजनीति में काफी मजबूत पकड़ भी और इंटरनेशनल विवादों का सेंटर भी। और भारत के लिए ईरान महत्वपूर्ण है, ऊर्जा स्रोतों के लिए, व्यापार और रणनीतिक संबंधों के लिए। इस मुद्दे पर हर बयान और हर निर्णय बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हर हंगामे का असर सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं रहता, बल्कि ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में पूरा जमकर रखा जाता है। आने वाले चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। विपक्ष इसे सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और सरकार इस पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा बताकर अपने बचाव में लगी हुई है। और आम जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ लोग इसे जरूरी बहस मान रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि विधानसभा में जो हंगामा है वो नहीं होना चाहिए था, समाधान होना चाहिए था। देश के बड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी और उनके ठोस निर्णय सामने रखे जाने चाहिए थे। अब देखना है कि क्या ये विवाद और बढ़ सकता है या केंद्र सरकार इस पर कोई बड़ा बयान देने वाली है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीति देखने को मिल सकती है। हमें संसद तक ये मामला पूरी तरीके से पहुंच चुका है। ईरान के मुद्दे पर विधानसभा में हुआ हंगामा ये साफ दिखाता है कि विपक्ष और सरकार कितने आमने सामने हैं। लेते हैं चौथी बड़ी खबर का। मध्य पूर्व में तनाव चल रहा है। ईरान और इजराइल ये देश, इनके बीच तनाव बहुत तेजी से चल रहा है। हमले किए जा रहे हैं पहले, फिर दूसरे देश की तरफ से जवाबी हमला किया जा रहा है। पॉलिटिकल टकराव चल रहा है और वैश्विक शक्तियों की दखलंदाजी भी इसमें देखी जा रही है। पूरे माहौल ने पूरी दुनिया भर में असंतुलनता फैला के रख दी है। सीधा असर तेल, गैस और व्यापार पर पड़ रहा है। और रूस का इससे फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और जहां रूस को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा निर्यातकों में से एक है। बढ़ती कीमतों का सीधा फायदा अगर हो रहा है और तो वो रूस की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। यानी कि जितना तनाव बढ़ेगा उतनी ज्यादा कमाई रूस की होगी। और इस युद्ध का असर, दुनिया का ध्यान अब यूरोप से हटकर मध्य पूर्व पर चल रहा है और रूस को इसका फायदा मिल रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो दबाव रूस पर बन रहा था अब वो कम हो चुका है और बड़ी शक्तियां अब मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को संभालने में पूरी तरीके से बिजी है। रूस इस मौके का इस्तेमाल अपने रिश्ते मजबूत करने में कर रहा है। खासकर ईरान जैसे बड़े देशों के साथ वो अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, सैन्य और आर्थिक सहयोग उसे दे रहा है। और रूस खुद को एक मेडिएटर के रूप में पेश कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, ताकि अंतर्राष्ट्रीय छवि जो उसके वो काफी ज्यादा अच्छी रहे। और पश्चिमी देशों को बहुत ज्यादा झटका लगा इसके कारण, क्योंकि एक ऊर्जा का संकट सामने आ चुका है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आर्थिक अस्थिरता बढ़ चुकी है। रूस इन परिस्थितियों में खुद को ज्यादा मजबूत बता रहा है और जो ये फायदा है लंबे समय तक होने वाला है रूस को। रूस का ये फायदा एक लंबे समय तक उसको रहेगा। ये फायदा तब तक रहेगा जब तक मध्य पूर्व में तनाव रहेगा, जब तक चलेगा, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, स्थिति बदल नहीं जाती, तब तक ये रूस को फायदा होता रहेगा। और रूस को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबाव का सामना भी करना पड़ेगा इसके चलते। और मध्य पूर्व में चल रहा है ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि कई देशों के लिए बिजनेस, तो कई देशों के लिए एक बड़ा हानि का सौदा बन चुका है। दर्शकों रुक कर लेते पांचवी सबसे बड़ी खबर की ओर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, टकराव बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वैश्विक शक्तियों के बीच, इसमें दखलंदाजी, इसमें इंटर होना दिख रहा है। माहौल ऐसा बन चुका है कि महायुद्ध हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया है इसके लिए।
सूत्रों के मुताबिक पता चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई स्तरों पर जो कई लेवल्स पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऊर्जा और संसाधनों की सुरक्षा, तेल और गैस की सप्लाई जिससे प्रभावित न हो इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी और सेना की तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। डिप्लोमेटिक बैलेंस, भारत सभी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, महंगाई और जो महंगाई है जो वो बाजार में उतार चढ़ाव निपटने के लिए बैकअप प्लान बना रहा है। और भारत की विदेश नीति, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित विदेश नीति मानी जाती है। भारत के अच्छे संबंध अमेरिका से और रूस से दोनों से हैं और मध्य पूर्व के जो देश हैं उनके साथ काफी ज्यादा मजबूत रिश्ते हैं। भारत इस संकट में एक मीडिएटर की भूमिका अच्छे तरीके से निभा रहा है और हालात बिगड़ते दिखाई देते तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। उसने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है, आधुनिक हथियार जो उनकी तैनाती कर दी है, सीमाओं पर अलर्टनेस जारी कर दिया है और साइबर सुरक्षा को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर महायुद्ध जैसी कोई भी बड़ी स्थिति बनती है तो इसका असर आम लोगों पर देखने को मिलेगा और हमारे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, नौकरी और व्यापार पर असर पड़ेगा, आम जनता पर इसका बहुत मतलब कि ज्यादा असर पड़ने वाला है। फिलहाल स्थिति बहुत ही ज्यादा टकरावित चल रही है और महायुद्ध होना अभी तक बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर, मगर जैसी स्थिति चल रही है इससे महायुद्ध हो सकता है। डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरी प्लानिंग में अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। दर्शकों, रुक करते हैं छठी सबसे बड़ी खबर की ओर। सड़कों से लेकर मंदिरों तक रंग बिरंगी लाइट देखी जा रही हैं। अयोध्या के अंदर हर गली में फूलों से सजावट की हुई है और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। पूरे शहर में एक अलग ही नजारा बना हुआ है, खासकर राम मंदिर परिसर में रोशनी और सजावट और एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। अयोध्या में जगह जगह बैरिकेडिंग और चेकिंग की जा रही है। हर श्रद्धालु की सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। रामनवमी के मौके पर मंदिरों में बहुत विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही भव्य आरती चल रही है। राम जन्मोत्सव की विशेष कार्यक्रम चल रहा है और भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचन चल रहे हैं। श्रद्धालु भगवान श्री राम के जन्म के इस पावन दिन पर साक्षी बनने के लिए उत्साहित नजर देख रहे हैं। सरयू घाट पर भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। पवित्र होने के लिए घाटों पर साफ और सफाई और सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है। शाम को भव्य आरती का आयोजन भी किया जा रहा है और आध्यात्मिक और मन को शांति देने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं भारी भीड़ में। और एक बड़ी भीड़ को संभालने के लिए एक बड़ी ट्रैफिक पुलिस टीम उतारी गई है। अयोध्या में अलग अलग पार्किंग जोन बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए पानी और चिकित्सा की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई हुई है और हेल्प डेस्क और वॉलंटियर हर जगह मौजूद कर दिए गए हैं। वहीं जो प्रशासन ने श्रद्धालुओं को एक संदेश दिया है, शांति और अनुशासन वो बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें और एक दूसरे की मदद करें। ऐसे समय में श्रद्धालुओं में उत्साह के साथ साथ जिम्मेदारी का भाव भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में बड़ी खास तैयारियां ये चल रही हैं। दर्शकों, रुक कर लेते हैं सातवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कह रहा है कि उसका पीसफुली प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बिजली उत्पादन और साइंटिस्ट रिसर्च चल रही है। और जबकि जो वेस्ट के देश हैं, वेस्ट कंट्रीज हैं, वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश इसे बता रहे हैं। और ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट को और भी ज्यादा फास्ट कर दिया है। साइट्स पर गतिविधियां बढ़ रही हैं और निरीक्षण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल समुदाय इसके कारण चिंता में पड़ गए हैं। अमेरिका और इजराइल को से चिंता बन चुकी है। अमेरिका पहले भी ईरान पर बड़े प्रतिबंध लगा चुका है। इजराइल ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो अपने सख्त कदम यहाँ पर उठाएंगे। मध्य पूर्व में तनाव का भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है और पुराने समझौते वो टूट चुके हैं। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए पहले एक बड़ा समझौता किया था। साल 2015 में परमाणु समझौता हुआ था JCPOA, जिसमें ईरान ने अपने कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया था, मगर बाद में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया था और उसके बाद से हालात बहुत धीरे धीरे बिगड़ने शुरू हो गए थे। अब
ये मुद्दे से ये एक बड़ा युद्ध बन सकता है। इसके चलते तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इजराइल की ओर से कार्रवाई की जा रही है, डिप्लोमेसी के जरिए हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। तेल और गैस की कीमतें इसी कारण से बढ़ी हैं। वैश्विक बाजार में असंतुलनता, अस्थिरता बनी हुई है। भारत जैसे बड़े देशों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत की ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आयात किया जाता है। आने वाले दिनों में बहुत चीजों पर महंगाई देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बातचीत तेज हो रही है, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और बड़ा कूटनीतिक समाधान इसका निकाला जा रहा है। और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर से पूरे विश्व के लिए एक चिंता बन चुका है। दर्शकों, रुक कर लेते हैं आठवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ के बहुत से इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर सुबह से एक लंबी लाइन देखी जा रही है। घंटों घंटों लोग तेल के लिए, ऑयल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंप खत्म होने के जो बोर्ड है वो लग चुके हैं और कुछ पंपों पर अचानक सप्लाई बंद कर दी गई है और आम लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से खराब सी मानो हो चुकी है। पेट्रोल की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोग लेट हो चुके हैं। स्कूल बसें और ऑटो सभी बंद हो चुके हैं और कई लोग अपने जरूरी काम टालने में लगे हुए हैं। इतनी लंबी लाइन आज तक लखनऊ में नहीं देखी गई है। और ये समस्या कब तक रहने वाली है? पेट्रोल की किल्लत ये क्यों हो रही है? सप्लाई चेन में रुकावट क्यों हो रही है? ट्रांसपोर्ट या डिलीवरी में क्यों देरी हो रही है? और अचानक इसकी मांग क्यों बढ़ रही है? जनता के ये सवाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और हालात का भी असर पड़ रहा है काफी ज्यादा। मध्य पूर्व में चल रहे इस तनाव की वजह से और वैश्विक बाजार में चल रहे उस उतार चढ़ाव की वजह से असर भारत जैसे बड़े देश की फ्यूल सप्लाई पर पड़ रहा है। ये सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं बल्कि इसके पीछे पूरा ग्लोबल सिस्टम है। स्थिति को जो मध्य पूर्व में तनाव चल रहा जल्दी सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन इसकी भी कह रहा है जो ये सप्लाई है इसकी महंगाई जो हो रही है इसको स्थिति को संभालने में पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों से न घबराने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक अस्थायी समस्या है, इसका जल्दी समाधान कर दिया जाएगा और लोगों से अपील की जा रही है बिना जरूरत के पेट्रोल का स्टॉक बिल्कुल भी ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और धैर्य बना के रखें। इस संकट से निकलने का सबसे बेहतर तरीका ये बताया है, ये कहा है कि लखनऊ में पेट्रोल की किल्लत ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। लंबी लाइनें, लोगों की बढ़ती परेशानी और प्रशासन पर बढ़ता प्रेशर और स्थिति अभी तक काबू में नहीं हो पाई है। ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है लखनऊ में। दर्शकों, रुक करते हैं नौवीं सबसे बड़ी खबर की ओर। कतर से एक बड़ा एलपीजी का टैंकर भारत पोर्ट पर पहुंच चुका है और यह टैंकर लाखों टन गैस लेकर भारत आया है, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में गैस सप्लाई की जाएगी और डिलीवरी ऐसे समय में आई है जब ऊर्जा की मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। घरेलू गैस सिलेंडर, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर एलपीजी पर काफी हद तक बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत कतर से आई यह सप्लाई जो है गैस की वो देश के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालातों को सुधारने की कोशिश कर रहा है भारत। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है, कच्चा तेल, गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका असर भारत जैसे देश पर अक्सर देखने को मिलता है। सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। अब जो गैस है, गैस सिलेंडर की कीमतें कम होने वाली हैं क्योंकि टैंकर पहुंच चुका है भारत। सप्लाई बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। अब कीमतें कई के जो फैक्टर्स है वो कई चीज़ों पर निर्भर करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करते हैं, सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं। कीमतों में तुरंत गिरावट आना ऐसा संभव नहीं है, बल्कि आपको राहत जरूर दे दी जाएगी। भारत और कतर के बीच ऊर्जा को लेकर बड़े मजबूत रिश्ते बन रहे हैं। कतर भारत को एलएनजी और एलपीजी का एक बड़ा जो सप्लाई है वो कर रहा है और दोनों देशों के बीच बहुत लंबे समय से समझौता चल रहा था। डिलीवरी बहुत मजबूत के साथ भारत पहुंचाई गई है। भारत और अधिक देशों से ऊर्जा आयात करता है और भी देशों से ऊर्जा आयात करता है और ऊर्जा स्रोतों पर भारत बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और सप्लाई को स्थिर रखने के लिए नई रणनीतियां बना रहा है भारत। ऐसी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। एलपीजी टैंकर भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत का सौदा है और सप्लाई इससे मजबूत होगी और ऊर्जा सुरक्षा भी इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। दर्शकों, रुक कर लेते 10वीं सबसे बड़ी खबर की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता, बहुत ही छोटा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल डेली गुजरता है, जिसे एक ऐसी विशेष नीति
के निर्णय के रूप में देखा जा रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। मैं आपको बताऊं, इसे लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक मंजूरी जरूरी होती है, मगर अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पूरा विवाद पूरे तरीके से घुल मिलता सा दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस पर पूरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को लागू करने में कानूनी अड़चनों का सामना किया है। विपक्ष लगातार बहुत ज्यादा उनका विरोध कर रहा है। प्रशासनिक एजेंसियां भी पूरी तरीके से उनसे सहमत नहीं हो पा रही हैं। ये जो निर्णय ले रहे हैं वो एक पॉलिटिकल बयान उनका बनता जा रहा है। अमेरिका में यह मुद्दा बहुत तेजी से राजनीतिक जो बहस है वो छेड़ रहा है। विपक्ष ट्रंप की पावर पॉलिटिक्स इसे बता रहा है। ट्रंप के जो लोग, जो समर्थक है, वो इसे बड़ा कदम मान रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं और मामला उलझता दिखाई दे रहा है। विवाद सिर्फ अमेरिका का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। दुनिया भर में देश में स्थिति जो है नजर आ रही है, जिस स्थिति अमेरिका में बनी हुई है। अमेरिका के फैसले का वैश्विक राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप इस फैसले को लागू कर पाएंगे या नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले को, या कानूनी जो अड़चने वो दूर हो पाएंगी या नहीं, या रास्ता साफ हो पाएगा। फिलहाल हालात ट्रंप के लिए पूरे चुनौती और चेतावनी दोनों बन चुके हैं। कोर्ट के फैसले और राजनीतिक समर्थन ने इस मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है और अमेरिकी की जो जनता है वो भी इस मुद्दे पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ट्रंप के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इस फैसले को गलत मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा अब कई चीजों से घिर चुका है। कानूनी बाधाएं उसमें आ चुकी हैं, दबाव बढ़ रहा है और राजनीतिक विरोध भी। ये बताइए हमने आपको आज की 10 बड़ी और ताजा खबरें। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक